अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त कि प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब कराने में मेरी मदद करें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, पढ़ने में मज़ा आता है, नॉवल सुनने में अच्छा लगता है, तो फिर उसके बाद वीडियोस को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी ना भूला करें, ठीक है। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल और इसको लिखा है अरीशा ने। और आज है इस नॉवल की 10वीं एपिसोड, 10वीं किस्त बनती है आज इसकी। तो आइए जी शुरू करते हैं यहाँ से। वो तो इन लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद रखते हैं। अब अगर वो अचानक इनकार करते हैं या उन लोगों को ये बताते हैं कि शाकिर शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। उन्होंने इसी मामले को डिस्कस करने के लिए इरम से इस चीज़ का ज़िक्र किया, तो वो मज़ीद परेशान हो गई। देखो बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या होना है। मेरा तो सोच-सोच कर दिमाग फट रहा है। इस लड़के पर तो बस मुल्क से बाहर जाने का भूत सवार हो गया है और कुछ भी नहीं। जब भी बात करता हूँ तो यही कहता है कि इसे यहाँ नहीं रहना। अल्लाह जानता है अब क्या होने वाला है। तुम फिलहाल दुराब को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वो भी परेशान होगा। तुम्हारे अब्बा खुद ही बात करेंगे शाकिर से। बहुत समझा लिया प्यार से, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। मुझे कहते हैं मेरे सामने फरियाल का नाम मत लेना, ज़िक्र मत करना। और जिससे शादी के ख्वाब सजा रहा है 45 साल की बूढ़ी औरत है। कहता है कि यहाँ से पेपर मैरिज करके चला जाएगा और वहाँ दूसरे मुल्क में जाकर काम करेगा। इस औरत के पैसे देगा और फिर वो औरत उससे तलाक ले लेगी और तलाक के बाद कहीं जाकर वो दूसरी शादी कर पाएगा। न जाने कितने साल लगेंगे इस औरत के पैसे देने में। अब इतने साल किसी की बहन बेटी को कोई बहाना लगवा कर बिठा तो नहीं सकते ना। कहता है फरियाल से बात करवाओ, कहता है फरियाल से बात करो, अगर इंतज़ार कर सकती है मेरा 8-10 साल तक, तो वापस आकर उससे शादी कर लूँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा और आगे ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। अम्मी उसे तफ़सील से बता रही थी, जबकि इरम तो सर पकड़ के बैठी हुई थी। कैसी ऐश है अम्मी? किसी की बेटी को 8-10 साल कोई बिठा के रखेगा? भाई का दिमाग तो खराब हो गया है, ना अपनी परवाह है, ना हमारी परवाह है। ये सब गुस्से का कितना तेज़ है आप अच्छे तरीके से जानती हैं। चलो दुराब को तो मैं फिर समझा लूँगी, 2-2 बच्चे हैं उसके, मुझे छोड़ने का ख़्याल भी वो अपने दिमाग में नहीं लाएगा। लेकिन यशब अपनी बहनों को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती है। वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर गुज़रेगा और आप भी अपने बेटे को समझाएँ कि अपनी बहनों की खातिर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अरशम की शादी को तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। मामला कहाँ से कहाँ निकल जाएगा अम्मी, वो परेशानी से कह रही थी। जबकि परेशानी तो घर में बन चुकी थी और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस परेशानी का कोई हल निकाला कैसे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो घर में दाखिल हुआ तो अम्मी बाहर बैठी थी, जबकि फरियाल और अरशम दोनों ही किचन में कुछ कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। फरियाल बेटा पानी ले आना। उसे अपने पास बैठाते हुए फरियाल को पुकार चुकी थी, जबकि फरियाल 2 ही मिनट में पानी का गिलास देकर वापस अंदर भाग गई थी। ये क्या भागम भाग चल रहा है? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछने लगा था। वो भाई, मैं और अरशम एक न्यू डिश ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब से देखकर। बस दुआ करें बन जाए, क्योंकि अरशम ने चाइनीज़ डिश में पाकिस्तानी मसाले डाले हैं। वो मज़े से कहती वापस अंदर भाग गई थी, जबकि वो बस उसे सुनकर रह गया था। अम्मी, मैं अपने मैदे पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते वो जो इन्होंने इटालियन फूड बनाया था उसकी वज़ह से अब तक पेट जल रहा है मेरा। वो बोला तो अम्मी हल्का सा मुस्कुराई थी। भाभी साहिबा मत करो इतनी मेहनत, मेरा भाई तो कह रहा है वो तो खाएगा ही नहीं, उसका पेट जलता है। तुम ये मैदे से दिल में रास्ता बनाने वाली कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ मैदा जल रहा है। फरियाल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था, उसने मुंह बनाया था। अम्मी, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, इनको कह दें ये यही खाएंगे। मैं इनके लिए चाइनीज ट्राई कर रही हूँ, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बाहर निकलते हुए कहने लगी।
تو किसने कहा अपनी जान पर जुल्म करने के लिए? मैं नहीं खाता, मुझे अपना देसी पाकिस्तानी खाना ही पसंद है। और निकलो इस चाइनीज फूड से, कपड़े निकाल कर दो मुझे। वो अपनी बात कहता ऊपर कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो पैर पटकती उसके पीछे आई थी, यूं ही मुंह बनाए। मैं इतने प्यार से आपके लिए खाना बना रही हूँ और आप नहीं खाएंगे। वो कमरे में दाखिल होती बिल्कुल उसके साथ जुड़कर मुंह बनाते हुए बोली थी, ये अपने एक्सपेरिमेंट खिलाने का कोई नया तरीका है क्या? दूर रहो, दूर होके बैठो। वो फासला बनाते हुए बोला तो वो और करीब होते हुए यशब को करार आया था। वो कम ही खुद से करीब आती थी। तुम खुद बनाती हो तो खाने की कोशिश भी कर लिया करो, मुझ पे जुल्म क्यों करती हो? उसके खुद करीब आने पर उसका चेहरा अपने हाथों में थामता, उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता। बेड पर लेटते हुए उसे ऊपर गिरा चुका था। मैं बहुत मज़े का बनाऊँगी, पक्का वाला, इटालियन फूड से ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए बड़े लाड से बोली थी। ये उसका अपना तरीका था, अपने एक्सपेरिमेंट उसके मैदे तक लेकर जाने का। चलो यार, खा लूँगा, बताओ मुझे क्या मिलेगा? वो सर को शाना अंदाज में कहता उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने ऊपर खींच चुका था। आपको मेरे प्यारे प्यारे हाथों का बना इतना मज़े का खाना, वो मुंह बनाकर बोली थी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड वो करने वाला था उसके लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं थी। आज सैटरडे नाइट थी और यकीनन यशब का रात देर तक कोई रोमांटिक फिल्म देखने का मूड बन रहा था। यशब की फिल्म की जो सिलेक्शन थी उसके हिसाब से इंतहाई छिछोरी होनी थी। और फिर जब हीरो साहब अपनी हरकतें करके फारिग होते तब यशब के अंदर भी सेम इसी हीरो सी छिछोरी रूह आ जाती थी। और फिर ना वो खुद सारी रात सोता था और ना ही उसे सोने देता था। और आजकल तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही रोमांटिक होता जा रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी बीवी मज़ीद हसीन हो रही है और जितना उसकी बीवी हसीन है उतना उसको प्यार मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारे हाथ का प्यारा प्यारा खाना खाने के बाद क्या मिलेगा, ये बताओ? वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए अपने लबों से लगाए सवाल कर रहा था। आंखों की बेबाकी साफ बयान कर रही थी कि वो इससे सारी रात का साथ चाहता है। अम्मी कहती हैं टाइम पे सोया करो, वरना बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो बड़ी मासूमियत से बोली थी, जबकि वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने मज़ीद करीब करता, एक झटके में अपने बेड पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आ गया था। अम्मी तो ये भी कहती हैं कि अपने शौहर पर रहम किया करो, उसे अपने हाथों का एक्सपेरिमेंटल खाना ना खिलाया करो, वो भी तो तुम खिलाती हो, तब याद नहीं आती अम्मी की? यानी कि इसे किसी भी हाल में इसका रोमांटिक साथ चाहिए था। एक शर्त है मेरी, वो नीम रजामंदी से बोली। कोई शर्त नहीं मानने वाला मैं तुम्हारी। वो फौरन ही इनकार कर गया था और यकीनन इनकार उसने सिर्फ शर्त मानने से नहीं बल्कि उसका खाना खाने से भी किया था। अच्छा ठीक है, तो बताओ? उसे मासूमियत से खुद को घूरते पाकर वो हार मानते हुए बोला, फिल्म देखेंगे, लेकिन फिर आप उस फिल्म के छिछोरे हीरो की तरह छिछोरी हरकतें नहीं करेंगे। वो बड़ी मासूमियत से बोली थी, लेकिन यशब के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इस तरह की फजूल शर्त मानूंगा? चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ, हम फिल्म कैंसिल करते हैं, सिर्फ छिछोरी हरकतों पर फोकस करते हैं। वो लब दबाए मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला था, जबकि उसकी बेबाक नज़रों को अपने चेहरे पर जमे महसूस करके उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। उसकी बेबाक नज़रें उसे बुरी तरह से कंफ्यूज कर रही थी। यशब का बहका बहका अंदाज उसे वहां से खिसकने का इशारा दे रहा था, लेकिन इससे पहले वो वहां से भागती पकड़ी गई थी और यशब के अंदर वक्त से पहले ही इस छिछोरे हीरो की रूह आ चुकी थी। यशब पता नहीं किस तरह नवाले अपने गले से उतार रहा था। फरियाल का तो हँस हँस कर बुरा हाल हो रहा था। उसने नीचे आकर बहुत खुशी से उसे बताया था कि यशब उसके हाथ का बना हुआ खाना ज़रूर खाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है। अब ये अहद किस शर्त पर हुआ था वो तो फरियाल नहीं जानती थी, लेकिन अपने भाई के हौसले पर हैरान ज़रूर थी। उसकी हैरानगी तो यही सुनकर कम ना हुई थी कि वो उसका इटालियन फूड देसी मसालों के साथ खाने को तैयार है। और अब वो खा रहा था, उनके सामने बैठा अम्मी का परहेज़ी खाना खा रही थी, क्योंकि इनमें ज़्यादा मसालों वाला खाना बंद था। लेकिन यशब को देखकर परेशान थीं, जो बड़ी मुश्किल से नवाला हलक से उतार रहा था। अम्मी को डॉक्टर ने हर तरह का तेज़ मिर्च मसाला बंद कर रखा था। इ
اس لیے وہ اس سزا سے بچ گئی تھی، اور فریال نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ یہ کھانا اس کے بس سے باہر ہے، تو پھر اب اس کا پیارا سا بھائی اپنے معدے پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ ارشم نے بڑے پیار سے پوچھا۔ بہت گندا، انتہائی فضول، اس سے گندا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو ارشم کا منہ بن گیا، جبکہ فریال کا کہکا بے ساختہ تھا۔ لیکن فکر نہ کرو، میں پھر بھی کھا رہا ہوں اور پورا کھاؤں گا، جتنا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کے گال کھینچتا بہت پیار سے بولا تھا۔ اللہ بھائی، اگر اتنا ہی خراب بنا ہے تو کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ اس طرح کے وعدے پورے کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ کے معدے کا سوال ہے۔ ارشم کو برا نہیں لگے گا کیونکہ اس نے خود کھانا چکھا تھا، لیکن پھر کہتی کہ اٹیلین فوڈ ایسے ہی گندا سا ہوتا ہے۔ ریال کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا، تبھی تو اس کی اور اپنی سیکرٹ باتیں بھی اسے بتا گئی تھی، جس پر ارشم نے اسے گھورا تھا۔ نہیں فریال، میں یہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے تمہاری بھابھی سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ وہ ایک نظر ارشم کی جانب دیکھتا پھر سے اپنے اوپر ظلم ڈھانے لگا تھا، جبکہ ارشم کی حالت خراب ہو رہی تھی رات کا سوچ سوچ کر۔ وعدہ تو وہ کر چکی تھی، لیکن اب اسے اس وعدے کو یشب کا اتنا سیریس لینا پریشان کر رہا تھا۔ یشب تو اس کی چھوٹی سی بات کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس طرح وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، چھوڑنے والا وہ اسے بھی نہیں تھا۔ یشب بس کریں، اچھا نہیں ہے تو کیا ضرورت؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ اسے اس پر نہیں، خود پر ترس آیا تھا۔ نہ ارشم، میں یہ پورا کھاؤں گا، وعدہ کیا ہے، میں اپنے وعدے نہیں توڑتا اور نہ ہی دوسروں کو توڑنے دیتا ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ذو معنی انداز میں بولا تو ارشم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر ابھی 2 گھنٹے پہلے ملاقات یاد آ رہی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایک دن میرے ہاتھ کا بنایا اٹالین فوڈ نہیں کھا سکتے، جس پر یشب نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میری جان کا ٹوٹا، تم ساری رات ساتھ نبھانے کا وعدہ تو کرو۔ اور پھر اس کی اس بات پر ارشم نے بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا بنا ہوا پورا کھانا کھائے گا جو اس کے حساب سے ناممکن تھا، تو اس کے ساتھ ساری رات جاگے گی۔ اور اب وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اور ارشم کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سب کی حیرانگی کو نظر انداز کیے پلیٹ خالی کر چکا تھا۔ کھا لیا میں نے آپ کا بنایا ہوا انتہائی فضول اٹالین کھانا، وہ جیسے بہت بڑا محاذ فتح کر کے فارغ ہوا تھا۔ بھائی میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے، فریال اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا جب اذان شروع ہوگی اور امی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کرسی پر پیچھے کی طرف سر کیے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا یشب؟ وہ آگے کو ہو کر فکر مندی سے بولی تو یشب کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ تم اپنی خیر مناؤ میری جان کا ٹوٹا، کیونکہ یہ سب کھلانے کے بعد تم ٹھیک نہیں رہو گی، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا۔ اس کی دھمکی پر اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ جب تھوڑی سی دیر میں فریال اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ شکریہ فریال، چائے سے زیادہ اس وقت مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے، وہ چائے تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ فریال اسے چائے دے کر امی کی چائے لیے اندر چلی گئی تھی۔ نپٹا لو اپنے سارے ضروری کام، تب تک میں امی کی دوائی دے کر آتا ہوں۔ وہ کپ اٹھائے اندر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ ارشم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اللہ جی، آج بچا لیجئے مجھے، آئندہ ایسی کوئی شرارت نہیں کروں گی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن آج تو یشب کے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ کیا ضرورت تھی یہ فضول شرط رکھنے کی؟ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جتنا برا کھانا اس نے بنایا ہے یہ یشب سے ہرگز نہیں کھایا جائے گا اور وہ اس کے رومانس سے بچ جائے گی، لیکن نہیں، یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو بابا نے بس ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض تھے۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی شاکر، ہاں لیکن تم میری ایک بات سن لو، بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہم کل صبح یشب کے گھر جا رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر، اب میں اس معاملے میں کسی طرح کی تاخیر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جیسے اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ بابا آپ کی نظروں میں کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔
इन्होंने गुस्से से पास खड़ी अपनी बेगम को देखा, क्योंकि इनके मुताबिक सारा कसूर उनकी बेगम का ही था, जिनके बेजा लाड़ प्यार की वजह से आज उनका बेटा उनके रूबरू खड़ा उनके हुक्म को टाल गया था। ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لو شاکر۔ اگر تم اس شادی سے انکار کرتے ہو یا پھر اپنی اس فضول ضد کو نہیں چھوڑتے تو تم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اگر تمہارا تعلق مجھ سے ختم ہوگا تو یاد رکھنا کہ تمہارا تعلق ہر چیز سے ختم ہو جائے گا۔ میری جائیداد پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا، تمہارا حصہ میری وراثت سے بھی ختم ہو جائے گا، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، ان کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس طرح کی کسی غلطی کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بابا، آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق توڑ رہے ہیں، کیسے باپ ہیں آپ؟ کیا آپ میری بھلائی نہیں چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں یہیں پڑے سب کی طرح ناکام ہو جاؤں، اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہ کروں؟ تو ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق توڑ سکتے ہیں تو پھر میں اپنی ذات کے لیے اسٹیپ کیوں نہیں لے سکتا؟ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لیجیے، میں کسی بھی قیمت پر فریال سے شادی نہیں کروں گا، اور اس ملک سے تو میں باہر نکل کر رہوں گا۔ وہ غصے سے کہتا بنا کسی کا لحاظ کیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ بابا بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس درجہ بد لحاظی کی امید نہ تھی۔ بیگم، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر اس نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے بیٹے کو ٹھیک سے بتا دو، اگر اس نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ جس طرح وہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، انہیں ڈر تھا کہیں وہ اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جاگ رہا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، تم میرے سونے کے بعد کمرے میں آنے والی تھی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ نہیں تو میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس آنے کے بجائے آئینے کے سامنے جا رکی تھی۔ وعدہ یاد ہے یا پھر میں یاد کراؤں؟ وہ اس کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یاد ہے مجھے، بہت اچھے طریقے سے، کچھ بھی یاد کرانے کی ضرورت نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو وہ کھل کر ہنسا۔ اچھے بچے ایسی شرطیں ہی نہیں لگاتے جس کے بعد جان عذاب میں پھنس جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر کھایا نا وہ گندا سا کھانا؟ وہ اتنا گندا تھا، اس کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا، وہ بہت برا تھا۔ وہ شیشے میں اسے اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر بولی۔ تو پھر تمہیں شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم خود چاہتی تھی نا کہ وہ گندا سا کھانا میں کھاؤں تو کھا لیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہاری قربت پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا اور اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، میری قربت پانے کے لیے یا پھر میرے لیے؟ اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے وہ آئینے میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ کتنا مکمل تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد جچتے تھے۔ تم تو میری ہو، تمہاری باتیں، ادائیں، شرارتیں، محبت سب میرا ہے۔ ہاں، لیکن تمہاری قربت پانے کے لیے مجھے تمہارے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ تمہارے پاس آنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ویسے مجھے کبھی نہیں لگا کہ میری بیوی اتنی شرمیلی ہوگی کہ میری قربت سے بھاگنے کے لیے مجھے انتہائی بد ذائقہ کھانا کھلائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو ارشم بھی شرارت سے مسکرا دی۔ اور مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک نکلیں گے کہ مجھے آپ سے دور بھاگنے کے لیے بہانوں کی ضرورت ہوگی۔ لڑکیوں کو رومانٹک شوہر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ رومانٹک شوہر چاہیے ہوگا، اتنا رومانٹک کسی کو نہیں چاہیے جو ہر وقت ہی اپنا رومانٹک موڈ آن رکھے۔ تو اس کا حصار توڑتی بیڈ پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھا، اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا گیا تھا۔ نہ شکری ہو تم بیوی، اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری۔ وہ اس کا دوپٹہ گردن سے نکالتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس کے جملے میں اظہار تلاش کرتے ہوئے کہنے لگی تو یشب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم بتاؤ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ تم بتاؤ کیا نہیں کرتا؟ وہ اس پر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر سایہ فغن ہوتا پوچھنے لگا۔ ہم فلم دیکھنے والے تھے نا؟ اس کی گرم سانسوں کی حدت اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ اس سے کچھ یاد کروانے لگی۔ انتہائی چھچھورے ہیرو کی انتہائی چھچھوری مووی ہے، سوچ لو۔
اس کے کانوں کے لو پر لب رکھتے اس کی مہکتی سانسوں کو قید کرنے لگا تھا۔ مجھے دیکھتی ہے، اس کی قربت سے مجھے دیکھنی ہے، اس کی قربت سے گھبراتے ہوئے وہ بولی تو یشب نے گھور کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس ہیرو سے زیادہ ہینڈسم ہے تمہارا ہیرو، اس نے ناراضگی سے کہا تو ارشم کی ہنسی نکل گئی۔ میں نے پھر بھی فلم دیکھنی ہے، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لو انتہائی چھچورے ہیرو کی چھچوری سی فلم، اور پھر میں اپنی چھچوری فلم دکھاؤں گا، پھر اگر کسی طرح کا اعتراض اٹھایا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جیسے اسے وارن کر رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فلم تو میں ضرور دیکھوں گی، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو یشب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، لیکن اسے اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیا تھا، وہ پوری طرح سے اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹی وی پر کوئی فلم ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک انتہائی رومانٹک انگلش فلم ملی تھی جس میں ہیرو کی حرکتیں تو ضرورت سے زیادہ بے باک تھیں۔ یہ اچھی نہیں ہے، یشب کوئی اور لگائیں۔ ہیرو کو شرٹ لیس کسی لڑکی کے پیچھے جنگل میں کہیں جاتے دیکھ کر وہ بولی تھی۔ نہیں، مجھے تو یہی دیکھنی ہے، اب تم بھی چپ چاپ میرے ساتھ یہی فلم دیکھو۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی یہ والی فلم، مجھے ڈراؤنی مووی دیکھنی ہے، چڑیل والی لگائیں۔ وہ بولے تو یشب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ خود کو بہت زیادہ بہادر ظاہر کر رہی تھی۔ یشب نے کندھے اچکا کر کوئی ڈراؤنی فلم ڈھونڈنی شروع کی۔ ویسے مجھے ہارر پلس رومانٹک مووی زیادہ پسند ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا دھیان ٹی وی اسکرین کی طرف کر چکا تھا۔ ہاں، مجھے صرف ڈراؤنی موویز اچھی لگتی ہیں، رومانٹک فلمیں مجھے نہیں پسند، وہ بولی تو یشب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یشب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا۔ ڈر؟ فلموں سے کون ڈرتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس انداز میں بولی کہ یشب اس کی بہادری پر متاثر ہوا، جبکہ وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی ٹی وی کو، جب اچانک ہی اسکرین پر کوئی ہارر سین شروع ہوا تھا۔ سامنے سے آنے والی لڑکی ایک انتہائی خطرناک روپ دھار چکی تھی، وہ چیختے ہوئے یشب کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ یشب بند کریں، وہ باہر نکل آئے گی، وہ چیختی ہوئی یشب کے سینے میں گھستی اسے ٹی وی بند کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے چیخنے چلانے پر یشب خود ہی وہ کھلا کر اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ ارشم، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ٹی وی سے باہر نہیں آ رہی یار۔ وہ اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا، جبکہ ارشم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تو اس نے ٹی وی بند ہی کر دیا تھا، جبکہ اس کی تھوڑی دیر پہلے والی بہادری پر وہ ہنس بھی نہ سکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی بہادر ہے وہ ان شادی کے 2 مہینوں میں سمجھ ہی گیا تھا۔ خود ہی تو ڈراؤنی فلم دیکھنی تھی تم نے، اب کیا ہوا؟ دیکھو نا اپنی پسند کی مووی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے پوری طرح سے اپنے بازو میں قید کر چکا تھا۔ آپ کتنے برے ہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ نے سچ میں وہ فلم لگا دی۔ اگر وہ باہر آ جاتی تو، وہ سوسو کرتی انتہائی معصومیت سے بولی تھی۔ نہیں آتی وہ، اور اگر آ بھی جاتی تو میں ہوں نا تمہارا محافظ، تھوڑی نہ تمہیں کچھ ہونے دیتا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، بہادر بچہ بنو، یہ ہارر مووی سے نہیں ڈرا کرو۔ اس کا چہرہ صاف کرتا اس کے سارے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر لگا رہا تھا۔ پھر کس سے ڈرا کروں؟ اس کے سینے سے لگی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ہاں، میں نہیں ڈرتی آپ سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور اگر میں ڈرا دوں تو؟ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ تو بھی نہیں ڈروں گی۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر بکھیرتا محسوس کر کے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اور پھر اب میں تمہیں ڈرا کر ہی دم لوں گا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر اپنا سایہ بنا گیا تھا۔ میں نہیں ڈروں گی۔ اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے وہ اس کی بےتاب سانسوں میں اپنی سانسیں قید ہوتے پا کر آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ وہ اس کی سانسوں پر اپنی سخت مہر لگاتا اسے خود سے ڈرانے کی بجائے نرمی سے اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے ڈرنے کے بجائے اس کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اس کی محبتوں کے رنگوں میں رنگتی چلی جا رہی تھی، خود کو اس کے انعام کرتی صرف اس کی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھا جان، کیسے ہیں آپ؟ اور سنائیے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے۔ پھپھا جان کا فون آج تقریباً 1.5 ماہ کے بعد آیا تھا۔ تقریباً 2.5 مہینوں سے وہ لوگ ان کی طرف سے رشتے کی امید کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو فریال کا ذکر کر رہے تھے اور نہ ہی شادی کا۔ اتفاق سے کبھی پھپھا سے بات ہو جاتی تو ہو جاتی، ورنہ آج کل تو پھپھا جان نے اس کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اتوار کے دن جب وہ ان کے گھر جاتا تو بھی وہ گھر پر موجود نہ ہوتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے چھپنے
की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई और वजह थी, वो नहीं जानता था। हाँ, लेकिन उसे अपनी बहन की परेशानी तो थी। फरियाल का ज़िक्र तक कहीं नहीं छिड़ रहा था और यहाँ उसकी बीवी उसे साफ अल्फाज में यही कह चुकी थी, वो इन लोगों से उसकी बहन का रिश्ता लेकर आने वाले हैं। वो सारी तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने तो अरशम से दोबारा भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था, जिस पर अरशम ने उसे बताया था कि उसके घर में इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही। हालाँकि अम्मी ने यही कहा था कि वो लोग रिश्ता लाने वाले हैं, लेकिन वो लाए नहीं थे। उसने सोचा था कि वो शाकिर से मुल्क से बाहर निकलने वाली बात क्लियर करेगा, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऊँच-नीच हो और फरियाल की तरफ से तो परेशानी भी बहुत थी, इसलिए वो खामोश हो गया था। लेकिन आज फूफा जान के फ़ोन करने पर उसे अच्छा लगा था। हाँ बेटा, तबीयत तो लगी ही रहती है। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा था कि कल इंशाल्लाह मैं तुम्हारी फूफा के साथ तुम्हारे घर आऊँगा फरियाल के रिश्ते के सिलसिले में। मेरे ख़्याल में अब ये ज़िम्मेदारी निभा देनी चाहिए। बहुत वक़्त हो चुका है। अब फरियाल भी माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है। अब वो हमारे घर आकर रोने के लगाए। वो बोले तो जशब के चेहरे पर जैसे सुकून सा आ गया था। उसने अंदर दाखिल होते हुए अम्मी के पास बैठते हुए अम्मी को फ़ोन दिया था। जी, जी भाई साहब, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फरियाल तो आपकी ही बेटी है। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे। अब हम भी देर नहीं करना चाहते। अम्मी ने फ़ौरन कहा था, जी ठीक है, आप लोग सुबह तशरीफ़ ले आइए, हम शादी की डेट फ़िक्स कर देंगे। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, आप आ जाएँ, हम ज़ुबान देंगे। अम्मी पुरसकून सी बोल रही थी, जबकि यशब ने कमरे में दाखिल होते अरशम को देखा था, जो इशारे से उसे पूछ रही थी अम्मी की खुशी की वजह। कल आ रहे हैं तुम्हारे अम्मी-अब्बू फरियाल के रिश्ते के सिलसिले में डेट फ़िक्स करने। उसने बेहद खुशी से उसे बताया तो वो चहक उठी थी। क्या सच में? मैं अभी फरियाल आपी को बता के आती हूँ। वो खुशी से बाहर भागी थी, जबकि वो भी फ़ोन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। इरादा सबसे पहले वारिस को फ़ोन करने का था और फिर ऑफ़िस से छुट्टी का इंतज़ाम करना था और फिर दुराब और ज़रियाब के साथ फारिया और फरवा को सुबह आने के लिए कहना था। अम्मी ने कॉल ख़त्म होते हुए अम्मी ने कॉल ख़त्म करते हुए उसकी तरफ देखा तो वो वापस उनके पास बैठ गया था। उनके चेहरे की खुशी से वो अंदाज़ा लगा सकता था कि इन्हें इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। वो लोग सिर्फ़ बात करने नहीं बल्कि डेट फ़िक्स करने आ रहे थे, यानी शादी जल्द से जल्द होने वाली थी। अम्मी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा। लीजिए, मैं आपको दुराब भाई और ज़रियाब भाई का नंबर मिलाकर देता हूँ, आप इन्हें बता दीजिए कि सुबह इन लोगों ने आना है। फरवा, फारिया आपी को मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। वो इन्हें दुराब का नंबर मिलाकर देते हुए कह रहा था, जबकि वो बारी-बारी सबको फ़ोन करते हुए कल के अहम दिन के बारे में बता रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका इन्होंने इतना इंतज़ार किया था। आखिर इनकी आखिरी बेटी भी अपने घर की होने जा रही थी। घर में अजीब खामोशी सी छाई हुई थी। शाकिर अब तक नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया था और बाबा ने इसके बारे में पूछा भी नहीं था। कल रात एक बार फिर से इस घर में जंग छिड़ी थी। शाकिर ने अपने बगावती अंदाज में कह दिया था कि वो फरियाल से शादी नहीं करेगा। जबकि बाबा के गुस्से की तो कोई इंतहा ना रही थी। इनकी धमकियां तक कोई असर नहीं कर दिखा रही थी और अब सुबह के वक्त नाश्ते की मेज पर खामोशी थी। जी, तो बेगम कहाँ है आपका लाडला? बुलाएँ उसे और उसके कानों से ये बात निकाल दें कि आज हम फरियाल का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। मैं कल रात ऋषभ को फ़ोन पर बता चुका हूँ कि आज हम आने का इरादा रखते हैं और किसी सिलसिले में आने का इरादा रखते हैं, ये भी मैंने उसे बता दिया है। तो बेहतर है कि आप जाकर उसे बता दीजिए। मैं अब किसी तरह की उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस बहुत हो चुका है। अगर अब उसने किसी भी तरह की कोई भी उल्टी-सीधी हरकत की, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बाबा बहुत गुस्से से बोल रहे थे, जबकि वो खामोश बैठी सिर्फ उन्हें सुन रही थी और फिर आखिर उठकर ऊपर कमरे की तरफ चली गई थी। इधर इरादा शाकिर से बात करने का था, उसे समझाने का था कि यह सिर्फ उसकी ज़िंदगी का मामला नहीं है बल्कि उसकी दोनों बहनों की ज़िंदगियों का भी मामला है। लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोला तो खाली कमरा मुँह चिढ़ा रहा था। इन्होंने परेशानी से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आना चाहा, लेकिन वो भी पूरा खुला हुआ था। शाकिर, शाकिर बेटा, शाकिर कहाँ हो तुम? इन्होंने परेशानी से पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाते हुए मैंने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाते हुए ऊँची आवाज़ में कहा था, लेकिन इन्हें कोई जवाब न मिला। इनका दिल बैठने लगा था। आखिर कहाँ था शाकिर? रात को तो वो अपने कमरे में ही गया था और सुबह से उन्होंने उसे देखा नहीं था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी जब ध्यान सामने उसकी खुली हुई अलमारी पर गया था। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। वो परेशानी से किसी अनहोनी के एहसास से आगे बढ़ी और अलमारी का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उसकी अलमारी खाली पड़ी थी।
وہ اپनी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ से लेकर कहीं जा चुका था। अलमारी के ऊपर किसी तरह का कोई ब्रीफ केस नहीं था। जो सफ़री बैग वो इस्तेमाल करता था वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। कहीं वो चला तो नहीं गया? उनके दिल में अजीब से अंदेशे पैदा होने लगे। कल रात वो अपने बाप से लड़ते हुए कह रहा था कि वो यहाँ नहीं रहेगा, उसका काम हो चुका है, वो जल्दी पाकिस्तान से निकल जाएगा। मार्था नामी औरत उससे शादी के लिए तैयार है। वो मार्था से पेपर मैरिज करेगा और फिर उसके ज़रिए कनाडा जाएगा। वहीं पर रहते हुए वो 2-3 साल के अंदर मार्था का कर्जा उतारेगा। मार्था उससे शादी के लिए इससे 50 लाख ले रही थी और उसकी शादी तब ही ख़त्म होनी थी जब वो मार्था के 50 लाख उसे देता, जो वो शादी के नाम पर डील करते हुए तय कर चुकी थी। वो उसे ये पैसे देगा और फिर उससे तलाक ले लेगा। तलाक के बाद वो वहीं रहकर कोई काम करेगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। इसके बाद वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से यहाँ वो कहेंगे वहीं शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये इसका इरादा था, लेकिन यहाँ तो मानो क़यामत टूट पड़ी थी। उनका तो बस इतना ही समझ आया था कि उनका बेटा उनसे दूर जा चुका है। अल्लाह, अगर यशब और दुराब को ये पता चल गया कि शाकिर शादी से भाग गया है तो क्या होगा? इन्होंने तो फ़ोन करके यशब को ये भी कह दिया है कि आज वो उसके घर आने वाले हैं। अगर हम वहाँ नहीं गए तो क़यामत आ जाएगी। वो परेशानी से सोच रही थी। कल रात उनके सामने ही तो उनके शौहर ने यशब को फ़ोन किया था और कहा था कि वो फरियाल की शादी के सिलसिले में आने वाले हैं, यानी कि आज इन्हें किसी भी हालत में वहाँ जाना था। वो तेज़ी से शाकिर के कमरे से निकलते हुए नीचे की तरफ आई थी, जहाँ उनके शौहर बैठे अब नाश्ता करने के बाद अखबार का मुतालिया कर रहे थे। क्या हुआ बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? खैरियत तो है ना? अपनी बेगम के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर इन्होंने पूछा था। वो जी, शाकिर घर पर नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। अलमारी में उसका सफरी बैग तक कमरे से गायब है। मुझे लगता है वो घर छोड़कर चला गया है, इन्होंने परेशानी से बताया था। वो रात को आपसे कह रहा था ना कि इसका काम हो गया है, वो उस औरत से शादी करने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो इसी सिलसिले में घर छोड़कर चला गया है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आप प्लीज़ उसके बारे में पता करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके कोई जानने वाले कोई मदद कर सकें। ये ना हो हमारा बच्चा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। फूफो परेशानी से कह रही थी। बेगम, तुम्हें अभी तक अपने बेटे की पड़ी है। उस लड़की के बारे में सोचो जिसका रिश्ता आज हमने लेकर जाना है। वहाँ यशब को मैंने आज का कह कर रखा है, मुझे किसी भी हाल में वहाँ जाना है और तुम अपने बेटे की परेशानी में हलकान हो रही हो। ज़रा सोचो उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला शौहर सिर्फ दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी और एक बूढ़ी औरत की खातिर घर छोड़कर चला गया। इस मासूम लड़की के ज़हन पर क्या असर पड़ेगा? खानदान वाले बातें करेंगे, हज़ार तरह के सवाल उठेंगे। चलो हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फरियाल, वो बच्ची 24 साल से तुम्हारे बेटे के सहारे बैठी हुई है, इस पर क्या असर पड़ेगा? अगर तुम्हारा बेटा मुल्क छोड़कर कहीं चला गया ना, तो याद रखना सारी ज़िंदगी कभी वापस से इसे घर में कदम नहीं रखने दूंगा। पापा गुस्से से पागल हो रहे थे, जबकि अम्मी का हाल भी उनसे अलग नहीं था। उन्हें अपनी बेटियों की भी परेशानी थी और बेटे की भी, जबकि फरियाल के बारे में तो वो जितना सोच रही थी उतना उलझ रही थी। उनके बेटे का एक गलत फैसला उनके ख़ानदान का शिराज़ा बिखेर कर रख सकता था। वो सब लोग तैयारी करके बैठे हुए थे, अब इंतज़ार था तो सिर्फ फूफो जान के आने का। सब लोग ही घर पर मौजूद थे। दुराब और दरियाब भी वक्त पर अपनी फैमिलीज़ को लेकर आ गए थे, जबकि फरवा और फारिया के हस्बैंड भी आज मौजूद थे। इन लोगों ने आज अपने काम से भी छुट्टी कर ली थी। वो लोग डायरेक्ट डेट फिक्स करने के लिए आ रहे थे, तो ख़ानदान वालों का होना ज़रूरी था। ज़्यादा रिश्तेदार तो ना थे, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग आए हुए थे और बाकी बहन भाइयों का होना तो ज़रूरी था, इसलिए वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। सब कुछ तैयार है ना लड़कियों? खाना वगैरह तैयार कर लिया ना? इनके आते ही खाना लगा देंगे, अम्मी ने और फरियाल को देखते हुए कहा था। फरवा और फारिया भी सुबह से आई हुई थी और बहुत सारा काम तो इन लोगों ने किया था। जी जी अम्मी, सब कुछ तैयार है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप आराम से बैठ जाएं, बस वो लोग आएंगे तो आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। हम खाना तैयार कर चुके हैं, इनके आते ही लगा देंगे और मोहल्ले वालों को अभी दे देंगे, कहीं वो लेट ही ना हो जाए। क्या ख्याल है? फारिया ने कहा। हाँ, तुम लोग देख लो क्या करना है, मैं औरतों के पास बैठी हूँ, अम्मी ने कहा।
और तो वो फिर से अपने कामों में मसरूफ़ होगी। अर्शम तुम जाओ, फरियाल को तैयार करो। माना कि सिर्फ डेट फिक्स होनी है, लेकिन फिर भी दुल्हन की थोड़ी बहुत तैयारी तो होनी चाहिए ना। जाओ, अच्छे से तैयार करना है उसे। वो उसे समझाते हुए जाने का कह चुकी थी, जबकि इरम तो उसकी अहमियत देख देख कर परेशान हो रही थी। कभी फारिया और फरवा ने उसे अहमियत नहीं दी थी और ना ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया था, लेकिन अर्शम तो इनकी एक एक बात में शामिल थी। वो वो हैरत से देख रही थी कि इन बहनों की बातों में तो इसने तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था, जबकि इसे तो वो हर चीज़ में साथ साथ रख रही थी। और वो भी जी जी करती हाँ में सर हिलाती फरियाल को लिए अंदर कमरे की तरफ चली गई थी, जहाँ फरियाल के कपड़े वगैरह तैयार थे। जबकि अर्शम तो अपने भाई की शादी की खुशी में सुबह से ही तैयार हो गई थी। बाकी भी सब भी तैयार थी, बस फरियाल की फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी। कहने को तो फरियाल दुल्हन थी, लेकिन अपनी शादी के सारे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर की सारी जिम्मेदारी फिलहाल उस ही के कंधों पर है। अर्शम बेशक उसका बहुत बड़ा सहारा साबित हुई थी, वो बहुत कुछ करती रहती थी, लेकिन फिर भी फरियाल का दिल नहीं करता था इस मासूम पर कोई जिम्मेदारी डालने का। लेकिन अब वक्त आ गया था, सब कुछ उसी के नाजुक कंधों पर जाना था, और वह जानती थी वो संभाल लेगी, क्योंकि अर्शम बहुत जिम्मेदार बहू थी। यशब ने बाहर का सारा काम खुद ही किया था। उसने अपने कामों की जिम्मेदारी दुराब और दरियाब पर नहीं डाली थी, बल्कि वारिस सुबह से ही फुटबॉल बना कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था। उसके काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सही मानों में यशब का दोस्त होने का फर्ज अदा कर रहा था। ऐसे दोस्त भी किस्मत वालों को मिलते हैं, और यशब वारिस के लिए जितना भी अपने खुदा का शुक्र अदा करे इतना कम था, जिसने इतना अच्छा दोस्त दिया था। वरना आज के ज़माने में जहाँ सगे भाई मुंह फेर लेते हैं, वहाँ ऐसा दोस्त मिलना खुशकिस्मती ही तो थी। और इस मामले में वो सच में खुशकिस्मत था। क्या हुआ, तुम इस तरह से खामोश क्यों बैठे हो? खैरियत तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं करके आया तू? वारिस आराम से आकर बैठा तो इससे पूछने लगा था। आज ना तो वो कोई शौखी कर रहा था और ना ही कोई मस्ती, और इसकी इतनी खामोशी यूसुफ से सही नहीं जा रही थी। इसलिए हर थोड़ी देर के बाद आकर उससे पूछ रहा था कि मसला क्या है। अरे यार कुछ नहीं है। क्या है? मैंने बस सर में क्या है? अरे यार कुछ नहीं किया है मैंने, बस सर में दर्द हो रहा है। इतना काम करवाया है तो ये तूने, इन्हें खैर बता कब आ रहा है तेरा जीजा? वो उसका ध्यान हटाते हुए कहने लगा, आ जाएगा जीजा भी, रुक जा तुझे चाय पिलाता हूँ। और ये काम करवा कर कोई एहसान नहीं किया है तूने मुझ पर, फर्ज है तेरा। वो हमेशा वाला जुमला कहकर उठा था, जबकि वारिस मुस्कुरा दिया। दोस्त के काम आना फर्ज था, तभी तो अपनी मोहब्बत का जनाजा उठा रहा था, वरना इतनी हिम्मत कहाँ थी इसमें कि इसे किसी और का होते हुए देख पाता। उसके जाने के बाद वहीं चारपाई पर बैठ गया था। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में 2 चाय के कप थे। सारी मसरूफ थी बाजियां, इसीलिए खुद अपने हाथों से बना कर लाया हूँ तेरे लिए चाय। देख कितनी कदर है मुझे तेरी। वो चाय का कप उसे पकड़ाते हुए बोला तो वारिद खुलकर हंसा था। खुशबू सूंघ कर बता सकता हूँ ये कितनी बुरी होगी। वो कप लबों से लगाते हुए बोला, नाक बंद करके पी जा, तेरे सर दर्द में फाका होगा। और वैसे भी मुझे ऐसी ही बनानी आती है, नाशुक्री नहीं करते। यशब ने उसे अपनी चाय की कदर बताई थी, और साथ ही साथ खुद भी कप लबों से लगाया था, लेकिन एक घूंट पीने के बाद एहसास हुआ कि चाय वाकई में बहुत बुरी बनी है। उसने एक नज़र वारिस को देखा था, जो खामोशी से चाय पी रहा था। क्या हुआ, अपने हाथ का बना हुआ शाहकार पिया नहीं जा रहा? उसने यशब को देखते हुए पूछा था। तो मेरा हौसला बढ़ा सकता है, उसने वारिस को देखते हुए कहा, जिस पर वारिस ने हाँ में सर हिलाकर कप दोबारा लबों से लगाया था, और वाकई ही इसका हौसला बढ़ा दिया था। यशब ने कप लबों से लगाते हुए इस दफ़ा ज़रा बड़ा घूंट लिया था, ताकि वो जल्दी ख़त्म कर पाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने बहुत ही बुरी चाय बनाई थी। यशब फूफो जान का ऋषभ फूफा जान को फ़ोन करके पूछो ना कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे, अभी तक नहीं आए, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, दुराब ने उसे देखते हुए कहा था, जो अब वारिस के साथ छत पर खड़ा बातें कर रहा था। वाकई वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, अब तो शाम ढलने को थी, अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। फूफा जान ने तो सुबह आने के लिए कहा था। अरे नहीं बेटा, बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है इनका अपना कोई मामला हो गया हो, आ जाएंगे। इरम से हमें तो अपनी कोई परेशानी नहीं है, बस बच्चे भी खाना खा चुके हैं और मेहमान भी। अगर तुम लोगों को भूख लगी है तो तुम लोग भी खा लो, अम्मी ने उसे देखते हुए कहा था।
अम्मी बात भूख की नहीं है, बात वक्त की है। इन लोगों ने सुबह आने के लिए कहा था, अब शाम हो रही है, ज़रा फ़ोन करके पता तो करें कि आखिर कहाँ रह गए हैं। दुराब ने दोबारा से कहा था, मैं फ़ोन करती हूँ, दुराब बाबा को अभी पूछ लेती हूँ कि वो लोग कहाँ रह गए। इरम खुद ही उसके पास आती ज़ियान को उसे पकड़ाते हुए फ़ोन मिलाने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कहाँ हैं आप लोग? यहाँ तो सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, कब तक आना है आप लोगों ने? जल्दी आ जाइए, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। इरम फ़ोन कान से लगाए हुए बोली थी, जबकि दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला था। हेलो बाबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कहाँ हैं आप लोग? कब तक आना है आप लोगों ने? हम सब लोग यहीं मौजूद हैं, कितनी देर में आप लोग आ जाएंगे? इरम ने दोबारा से सवाल किया था, जबकि दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं है। बगैर फ़ोन बंद हो गया। अरे फ़ोन तो बंद हो गया, लगता है वो लोग रास्ते में आ रहे होंगे। बीच बीच में सर्विस की प्रॉब्लम आती रहती है ना, वो फ़ोन रखते हुए बोली थी। जबकि उसके कहने की देर थी कि एक दफ़ा फिर से सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। फरियाल की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी और अब तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं था। तंग आकर अब यशब ने खुद ही फ़ोन किया था। शाम के 6 बज रहे थे। अस्सलाम वालेकुम पप्पा जान, आप लोग कहाँ पहुँचे? इरम भाभी कह रही थी कि आप लोग रास्ते में होंगे। अब तक आप लोगों ने अब तक आप लोग नहीं आए, खैरियत तो है ना? सच तो ये था कि अब इसे परेशानी होने लगी थी। इतनी देर तो कहीं नहीं लगती। बेटा वो दरअसल हम लोग वो जी पप्पा जान बोलिए, खैरियत तो है ना? कहाँ हैं आप लोग और कब तक आना होगा आपका? वो दोबारा से पूछने लगा था क्योंकि इनकी आधी अधूरी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। बेटा हम लोग नहीं आ सकेंगे, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। वो शाकिर का कोई ज़रूरी काम आ गया था, उसे कहीं जाना पड़ गया है, इसलिए इस वक़्त हमारा आना नहीं हो सकेगा। वो परेशानी से बोल रहे थे, जबकि उनकी बात सुनते हुए यशब को गुस्सा आने लगा था। क्या मतलब आप लोग नहीं आ सकते? और ऐसे कैसे शाकिर भाई को कोई ज़रूरी काम पड़ गया कि आपने इन्हें बताया नहीं था कि आज आप लोग डेट फिक्स करने आए हैं? आपने खुद ही तो कल रात मुझे फ़ोन करके कहा था ना, और अब आप लोग नहीं आ सकते। ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम निकल आया था उन्हें? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का इज़हार किस तरह से करे। बेटा दरअसल थोड़ा-सा मसला हो गया था, हम इंशाल्लाह जल्द ही आएँगे। बस फूफा जान, ये कोई मज़ाक है क्या कि आप आज नहीं आ सकते तो आप कल आएँगे? आपने डेट फिक्स करने की बात की थी ना? सब लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं, मेरी बहनें आई हुई हैं अपने शौहरों के साथ। क्या इनके सामने मैं अपनी बहनों का तमाशा बनवाऊँ? क्या इन लोगों के सामने इन लोगों के ससुराल में मैं बातें बनवाऊँ? मेरे भाई आए हुए हैं यहाँ, मेरे दोस्त हैं, मोहल्ले के लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि शाकिर भाई को कोई काम निकल आया था। आप लोगों को इस वक़्त यहाँ होना चाहिए। सुबह से हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने लहज़े पर कंट्रोल करने की। बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसे कोई बहुत ज़रूरी काम निकल आया है। आज मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर तुम कहते हो तो मैं और तुम्हारी फूफा जान आ जाते हैं। वो जैसे मामले को सँभालना चाहते थे। उसके गुस्से से वो घबरा भी रहे थे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डेट फ़िक्स नहीं करनी है तो फिर आने का क्या फ़ायदा है? यशब किस तरह से बात कर रहे हो तुम? अम्मी का लहजा सख्त था, तो आप खुद बात कर लें। वो फ़ोन उनके हवाले करता बाहर निकल गया था। सच तो ये था कि इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बस कर दें दुराब, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ज़रा सी बात को आप लोग बतंगड़ बना रहे हैं। हो सकता है शाकिर भाई कहीं मसरूफ़ हो गए हैं, नहीं आ पाए हों। इरम परेशानी से कह रही थी। थोड़ी देर पहले फरवा और फारिया दोनों ही जा चुकी थी, क्योंकि रस्म तो होनी नहीं थी और सुबह उनके शोहरों को अपने अपने कामों पर जाना था। तो आज का सारा दिन भी फजूल में बर्बाद हो गया था। ज़रा सी बात पे तुम्हारे लिए तो ज़रा सी बात ये तुम्हारे लिए ज़रा सी बात है। इरम मोहल्ले के ज़्यादा लोग ना सही चंद एक ही थे, लेकिन बातें तो बन सकती हैं ना। फरवा फारिया के ससुराल वालों तक जब ये बात जाएगी कि डेट फिक्स करने वाले दिन तुम्हारे घर वाले आए ही नहीं, तो बात किधर से किधर जाएगी। पहले ही इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा, ऊपर से इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तुम्हारे भाई ने। एंड डेट फिक्स करने वाले दिन ये कहीं गायब हो गया है, ये कोई तरीका है? सब कुछ तैयार था, हम 15 दिन के अंदर शादी करने के बारे में सोच रहे थे। पहले ही तुम्हारे घर वालों ने इतने लंबे वक्त से लटकाया हुआ है, अब मज़ीद लटका देंगे। दुराब को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे मामलों में बोलता नहीं था, लेकिन आज पहली दफ़ा वो बहुत बोल रहा था। दुराब कोई मसला हो गया होगा शाकिर को। बेटा ऐसे नहीं कहते, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में लगी रहती हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो सकता है। शाकिर किसी मसले का शिकार हो गया हो, उसके गुस्से को देखते हुए अम्मी बोली थी, जबकि ज़रियाब तो बिल्कुल खामोश था, जबकि यशब घर से ही निकल गया था।
फरियाल कपड़े चेंज करके बाहर आकर बैठी थी, लेकिन सारी बातें उसकी ज़ात के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक उसके गालों की सुर्खी अरूज पर थी। उसकी दोनों बहनों के साथ-साथ अरशम ने भी उसे अच्छा खासा तंग कर रखा था, लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। अच्छा बस कर दें, अब इस टॉपिक को ख़त्म करें। जाओ फरियाल चाय बनाओ बेटा, अम्मी ने उसे वहाँ से हटाते हुए कहा तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती उठकर किचन की तरफ चली गई थी। यार तू अपना मुंह ठीक कर ना, क्या हो गया है तुझे? मानता हूँ ये कोई छोटी सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू इस तरह से परेशान हो जाएगा तो बाकी घर वालों पर क्या गुजरेगी। और तुझे अपने ससुर से इस तरह के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है तेरा उनके साथ गहरा ताल्लुक है। अब अगर शाकिर के साथ कोई मसला हो भी गया है तो भी उसने और उसके बाप का क्या कोई कसूर नहीं है, वो उसे समझा रहा था। जबकि इस वक्त यशब कुछ भी समझने के मूड में नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। अगर इन लोगों को कोई इतना ही मसला है तो पहले अपने मसले हल करें, फिर हमें फ़ोन करें। अब फारिया आपी फरवा आपी इनके ख़ानदान में थोड़ी ना बदनाम हुई होगी, कम बातें बनेंगी। हद है, वो पहले क्या शाकिर से नहीं पूछ सकते थे? इतनी बड़ी बात हो रही है, उसकी शादी का सिलसिला चल रहा है और इस तरह। तो प्लीज़ रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, वो उसे समझाते हुए बोला था। यार कैसे ठीक हो जाएगा? तू क्यों नहीं समझ रहा है? अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो फरियाल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हर वक्त दिमाग पर फरियाल की सोच रहती है। इनकी डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया हुआ है। जितना इनको इन चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें सवार हो रही हैं। मुझे लगा था शादी में लेकर हो सकता है माली ज़रूरियात की वजह से परेशानी बन जाए, इसलिए मैंने ओवर टाइमिंग की, दिन रात करके हर चीज़ की। मैंने फरियाल की शादी के लिए एक-एक चीज़ पूरी करके रखी है। जहेज़, ज़ेवर, हर चीज़, ताकि अम्मी को टेंशन ना हो। और अब ऐन वक़्त पर ये आकर ऐसे मसले बन रहे हैं जिसकी तुक ही नहीं बनती। पहले इन लोगों ने अचानक ही आकर अरशम से शादी की शर्त रख दी। शादी हो गई, तब वो लोग फरियाल की शादी करेंगे। वो हो गया तो 3-4 महीनों तक शादी का ज़िक्र ही नहीं। अब लटका-लटका कर कहीं शादी का ज़िक्र आया है तो ऐन डेट फ़िक्स करने वाले दिन वो लोग आए ही नहीं। वो बहुत परेशानी से बोल रहा था। वारिस उसकी परेशानी में उसके साथ था, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकता था। चल यार कुछ नहीं होता तो रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तू प्लीज़ टेंशन मत ले, देख तो अगर मुँह लटका लटका लेगा तो घर पर सब लोग परेशान हो जाएँगे। तो अपना मूड ठीक कर और बिल्कुल नॉर्मल हो जा, वो उसे समझाते हुए बोला था, जबकि यशब खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करता नीचे की तरफ जाने लगा था, जब पीछे अरशम को खड़े देखा। अरे भाभी आप कब आई? आपने बात करनी होगी यशब से, मैं जाता हूँ। नीचे तो बात कर ले। वो इसे कहते हुए नीचे की तरफ चला गया, जबकि वो दोबारा से वहीं बैठ गया था जहाँ से अभी उठा था। थोड़ी देर पहले अच्छी खासी जंग छिड़ी थी। दुराब ने इरम को बहुत बातें सुनाई थी, जबकि वो किचन से बाहर नहीं निकली थी। वो वहीं बैठी बाहर होने वाली सारी बातों को सुन रही थी। दिमाग बिल्कुल खाली था। अब भी करने का दिल नहीं कर रहा था और कोई बात करने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो शाकिर के बारे में सोच-सोच कर अब थकने लगी थी। एक वक़्त था जब शाकिर की सोच उसके चेहरे पर रौनकें बिखेर देती थी, लेकिन अब शायद वो उकता चुकी थी इन सोचों से। वो खामोशी से किचन में रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी, जब वारिस बाहर से सारे बर्तन इकट्ठे करके लाता वहीं रखने लगा। वो बेचारा सुबह से अब तक कुछ न कुछ कर रहा था। "अरे तुम किचन में हो? मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए इसी तरह चला आया।" उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा था और फिर बर्तन वॉश बेसिन में रखता बाहर जाने लगा। जब एक लम्हे के लिए रुक कर उसका चेहरा देखा, "तुम रो रही हो?" उसने परेशानी से पूछा तो फरियाल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। अपनी बीवी की आँखों को अपनी बीवी की आँखों को पोंछा था। "नहीं, नहीं, वो हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, बाहर तो आँख में कुछ चला गया है। फिर मेकअप भी किया था, तो उसकी वजह से थोड़ी एलर्जी हो गई है।" उसने मुस्कुराकर उसे मुतमईन करना चाहा। "तुम चाय बना दोगी मुझे?" यशब ने बनाकर दी थी, बहुत ही वाहियात किस्म की। मैंने इसका दिल रखने के लिए पी ली थी और मेरे सर में भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन इसको पीने के बाद मेरे सर में और ज़्यादा दर्द होने लगा है।
وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ جی کیوں نہیں، میں بھی بنا دیتی ہوں، آج آپ کو میری وجہ سے بہت کام کرنا پڑا، آپ کے لیے بناؤں گی، ساتھ میں جشب بھائی کے لیے بھی بنا دوں گی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چائے بنانے لگی تو وہ وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ویسے آج ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تو سب لوگ کتنے پریشان ہو گئے نا، میرے خیال میں میرے علاوہ سب لوگ ہی پریشان ہیں۔ وہ بولا تو فریال نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا تھا، یقیناً اس کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیوں پریشان نہیں ہیں میری ڈیٹ فکس نہ ہونے پر؟ کیا آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ہے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ جب وارث نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ہاں میں بہت خوش ہوں کیونکہ تمہاری آج ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، اگر تمہاری ڈیٹ فکس ہو جاتی تو مجھے چائے کون بنا کر دیتا؟ تمہاری شادی ہو جائے گی، تم یہاں سے چلی جاؤ گی، تو کیا میں ساری زندگی وہ یشب کی واحیات چائے پیوں گا؟ اس نے بڑے بے تکا سا ریزن دیا تھا۔ فریال تو اسے گھڑ کر رہ گئی تھی، مطلب اب صرف اپنی چائے کے لیے وہ اس کی شادی نہ ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وارث بھائی فکر نہ کریں، اگر میری شادی ہو بھی گئی نا تو بھی آپ کو اس گھر میں مفت کی چائے ملتی رہے گی، میری بھابھی بھی اچھی چائے بناتی ہیں، اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور یہ آدمی خوشیاں منا رہا تھا اسے اس کی چائے ملتی رہے۔ مجھے صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کپ میں ڈالی چائے اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ فریال اس کی پیٹھ کو گھورتی رہ گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔